मर्चेंट नेवी में पूरे दिल्ली एनसीआर में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। मिनिमम सर इसमें क्राइटेरिया मतलब दो टाइप से होता है, या तो आपने 10th की हो तो उसमें आप रेटिंग बैकग्राउंड में जा सकते हो, अगर आपने 12th की है तो आप फिर ऑफिसर लाइन में जा सकते हैं। जगह ऑफिस खोल रखे, कंप्लीट फ्रॉड है आजकल, एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। अच्छा। और लोगों को इसमें स्कैम के माध्यम से फंसाया जा रहा है। जैसे छोटी मोटी कंपनियों में बच्चों को लगवा देते हैं। अब वो बच्चा एक बार जाता है कंपनी में, एक बार 6 महीने की सेल करके आया, फिर वापस इंडिया जाता है, फिर उसके बाद कोई जॉब नहीं रहती। नमस्कार, जनता चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम लोगों के बीच न जाकर एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो मर्चेंट नेवी को लेकर जितनी कंफ्यूजन है, जितने आपके सवाल हैं, उन तमाम सवालों का आपको जवाब मिलेगा। किस तरीके से इसमें लोग फंस जाते हैं और कितना बड़ा स्कैम चल रहा है और कैसे लोग इसमें सही तरीके से पहुंच सकते हैं, इस बारे में बातचीत करने के लिए दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक धनखड़। बातचीत चूंकि लंबी हो सकती है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता चौपाल में। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो मर्चेंट नेवी में किस तरीके से क्या कुछ होता है। सबसे पहले हम ज्वाइनिंग की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका क्या कुछ प्रोफाइल है मर्चेंट नेवी में, अब तक का क्या जर्नी रही आपकी। सर मैं मर्चेंट नेवी में 18 महीने से हूँ। मैंने अपनी कैडेटशिप कंप्लीट की है और मैं डेक कैडेट था और अब मैं प्रमोट होकर 3rd ऑफिसर में जाऊंगा। ठीक है। तो ये मेरी प्रोफाइल रही है। और मैं मुंबई से मैंने कोर्स किया है। ठीक है। और मैं एंग्लो वेस्टर्न कंपनी में हूँ सर। ठीक है। अभी दिल्ली में हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, तो बातचीत में सबसे पहले ये जाना है कि किस तरीके से, यदि मान लीजिए मर्चेंट नेवी में जाना है, ज़्यादातर लोग गूगल करते हैं पर गूगल पे हर जानकारी अवेलेबल नहीं होती। तो यदि मैं स्टार्टिंग से शुरुआत करूँ तो किस तरीके से मर्चेंट नेवी जाने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या कुछ जरूरी होती है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने के लिए। मिनिमम सर इसमें क्राइटेरिया मतलब दो टाइप से होता है, या तो आपने 10th की हो तो उसमें आप रेटिंग बैकग्राउंड में जा सकते हो, अगर आपने 12th की है तो आप फिर ऑफिसर लाइन में जा सकते हो। ठीक है। 12th में आपका ये रहेगा कि आप नॉन मेडिकल से पास आउट हो और 78% अबव हो। ठीक है। तो आप इसमें 3-4 कोर्स हैं, जैसे डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस, या फिर आप बीटेक करके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। ठीक है। और रेटिंग में आप जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हैं 10th के बाद। और एक सीसीएमसी करके कोर्स होता है कैटरिंग डिपार्टमेंट का, जिसमें कुक वगैरह होते हैं ना, ये कोर्स होता है। अच्छा, तो ये दो एक तरह से क्राइटेरिया है कि इन दोनों चीज़ों में हम जा सकते हैं। 12 पास का आपने जिक्र करा। अब इसके बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट को लेकर बड़े सारे कन्फ्यूजन रहते हैं कि हम कहाँ से जाएँ, किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, कैसे वहाँ तक पहुँचें, क्योंकि बहुत सारे छोटे कोर्सेज भी कराने वाले दिल्ली एनसीआर में अवेलेबल है। तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? आपने तो डिटेल्स तो बता दी कि 2 क्राइटेरिया है। yes, इसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए हमें? शुरुआत सर ये, इसमें आप 12th में अच्छे परसेंटेज लेके आ सकते हो, 70% अबाउ। ठीक है, ये तो पहला क्राइटेरिया होगा कि 70% चाहिए चाहिए। आप आईएमसीटी का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। आईएमसीटी का एग्जाम देने के बाद आप फिर स्पॉन्सरशिप का दे सकते हो। देन आपको उसमें कॉलेज मिलेंगे, या तो एंग्लो वेस्टर्न है एक मुंबई में। अच्छा। और कुछ गोवा में है, और एक टीएस रहमान मुंबई में है। ये बेस्ट कॉलेज है जहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिलती है। ठीक है। और अच्छे कॉलेज, अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है। ये इसके अलावा बाकी मैं कहूँगा जो भी अपने दिल्ली एनसीआर में जितने भी कॉलेज हैं या और भी इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, जगह जगह ऑफिस खोल रखे, कंप्लीट फ्रॉड है आजकल, एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। अच्छा। और लोगों को इसमें स्कैम के माध्यम से फंसाया जा रहा है। मतलब जो 3 पर्टिकुलर जगह बताए वही कॉलेज है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल इसका कुछ भी कोई कॉलेज नहीं है, कोई सा इंस्टीट्यूट नहीं है। नहीं, ये कंप्लीटली एक फ्रॉड स्कैम चल रहा है दिल्ली एनसीआर में। खाली एक नोएडा में आईएमटी करके है, वो बेस्ट कॉलेज है। अच्छा। बाकी सब ये फ्रॉड है कंप्लीट। अच्छा, एजुकेशन की बात कर लेते हैं। आपने बताया कि कई इंस्टीट्यूट फ्रॉड है। हमने देखा कि कई जगह बोर्ड लगे होते हैं कि इससे हमने मान्यता प्राप्त करा रखा है या यहाँ जुड़ जाइए। शॉर्टकट तरीके लोग बहुत अख्तियार कर लेते हैं। ये शॉर्टकट का सर ऐसा चल रहा है, जैसे आजकल आपने देखा हो काफी तरह के स्कैम चल रहे हैं। तो एक व्हाट्सएप पे आपके पास लिंक आता है कि आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें, फॉर्म निकले हुए हैं। ये सब फ्रॉड है। अच्छा। इसमें ये क्या करते हैं कि बच्चों से लॉगिन करवा लेते हैं, आईडी बना लेते हैं, एक फॉर्म स्कैम के हिसाब से निकाल देते हैं। ठीक है। लोग उस फॉर्म को फिल करते हैं, देन ये अपने ऑफिस में बुलाते हैं एग्जाम देने के लिए। एग्जाम ले लेते हैं। एग्जाम में बच्चे ने दिया हो चाहे ना दिया हो, मतलब अच्छा तो पास दिखाएंगे। आफ्टर दैट उन बच्चों से ये 2-3 लाख रुपए ले लेते हैं कोर्स के नाम का। फिर उसके बाद बच्चे को कोई जॉब तो मिली नहीं, क्योंकि वो फ्रॉड है एक किस्म से जो उन्होंने कोर्स किया है। फिर उसके बाद 5-6 लाख रुपए ये जॉब के ले लेते हैं, और फिर ये इंडोनेशिया, मलेशिया या दुबई जैसी छोटी मोटी कंपनियों में बच्चों को लगवा देते हैं। अब वो बच्चा एक बार जाता है कंपनी में, एक बार 6 महीने की सेल करके आया, फिर वापस इंडिया जाता है, फिर उसके बाद कोई जॉब नहीं रहती उसके बाद। अच्छा, पहली बार तो वो भेज देते हैं? पहली बार भेज देते हैं 5-6 लाख रुपए में, और फिर उसके बाद ये पूरा फ्रॉड रहता है। अच्छा। वो वापस इंडिया आ जाएगा, फिर उसको दोबारा कंपनी बुलाती नहीं है। तो इस स्कैम के चक्कर में एक किस्म से फंस जाते हैं। तो हमारे ही जो पैसे हैं उसी से लेकर उन्होंने वहां पे बात करके हमें भिजवा दिया। कुछ महीने की हमारी जॉब लगी, हमें लगा कि जॉब लगी, लेकिन असल में वो जॉब नहीं, एक तरीके से हमारे पैसे वापस। और वो सैलरी भी उसमें इतनी होती है, 15-20 हजार रुपए ही देते हैं, मतलब ऐसी $100-150 या लास्ट मैक्सिमम $200। अच्छा। हाँ, ये पूरा फ्रॉड चल रहा है इसमें ऐसे।
तो यदि हमें जाना तो बेसिकली वो तीन, आपने मुंबई बताया, गोवा बताया और एक कहीं और का जिक्र कर रहे थे आप। ये एक टीएस रेमान, ये भी मुंबई में पनवेल में कॉलेज है। अच्छा। काफी अच्छा कॉलेज है, वहां से ये बेस्ट कॉलेज है, प्लेसमेंट भी होती है। अगर रेटिंग बैकग्राउंड से जाना हो तो टीएस रेमान जो मुंबई में है कैंपस वो, अच्छा। और एक नुसी है गोवा में, ये दोनों बेस्ट कॉलेज हैं। बट ये बताइए कि लोग सबसे पहले तो सर्च कैसे करें, कैसे ऑथेंटिक करें कि भाई यही तीन इंस्टीट्यूट ठीक हैं या फिर कोई और तरीका है? क्योंकि यदि गूगल करके देखते हैं तो बहुत सारे फर्जी जो है इंस्टीट्यूट वो दिल्ली एनसीआर पे, सपोज मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मैंने यदि गूगल किया कि मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है तो आसपास के रैंडमली दिखाएगा, क्योंकि एक तरीके से एल्गोरिदम भी है और कहीं ना कहीं आसपास से बात करूँगा तो कहीं आसपास वाले से कर लो। तो फिर ये बताइए कि मुझे एक्चुअल में कैसे पता लगे कि यही इंस्टीट्यूट बेस्ट है, या तो उनका एक बार नाम बता दिए और फिर दोबारा से बताइए कि यही पर्टिकुलर वो इंस्टीट्यूट है जहाँ से जाकर मैं मर्चेंट नेवी में या मेरे जैसे और भी कई लोग जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। इसमें एक तो ये है कि आप YouTube पे सर्च करेंगे ना कि बेस्ट कैंपस फॉर मर्चेंट नेवी, ठीक है, तो यही 3-4 कैंपस आएंगे। ठीक है। और ये आज से नहीं 100 साल पुराने कैंपस है। जो टीएस रेमान है 1910 में खुला था और अभी तक कंटिन्यू रनिंग कर रहा है। ठीक है। तो काफी सारी कंपनियां वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती हैं। ठीक है। और जो नूसी है उसके पास भी काफी सारी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती है। और एंग्लो वेस्टर्न खुद कंपनी है, उसका ही खुद का इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, ये करजत में, मुंबई में। ठीक है। तो इसलिए ये कैंपस सबसे बेस्ट है। ओके। और इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे काफी लोगों को डाउट रहता है कि जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं है। हाँ, 10वीं के बाद एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं, जैसे हम साइंस नहीं ले सकते हैं ना, साइंस नहीं ले सकते, कुछ लोग कॉमर्स नहीं लेके फिर आर्ट्स लेते हैं, तो इस तरह की भी कोई क्राइटेरिया इसमें मैंडेटरी है क्या इसमें? बिल्कुल इसमें है ये। अगर घर की सिचुएशन ठीक नहीं है, अगर बच्चा इतना पैसा नहीं लगा सकता और बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर 10th पास आउट है तो उसको जीपी रेटिंग कोर्स करना चाहिए, मैं ये सजेस्ट करूंगा। क्योंकि जीपी रेटिंग कोर्स करेगा तो स्टार्टिंग के जो 9 महीने होंगे तो उसमें उसकी वो डीटीएसएम होता है, एक रैंक होती है ट्रेन यूएस करके, उसमें जो उसकी सैलरी 50-60 हज़ार रुपये होगी, उसके बाद उसकी सैलरी 1.5-2 लाख रुपए हो जाएगी और मैक्सिमम उसकी 2 लाख तक जाएगी। तो ये 50,000 स्टार्टिंग से होगी, फिर वही 1.5 साल वाला नहीं, 9 महीने की जो उसकी जॉब होगी ना उसके बाद ही उसकी सैलरी 1,10,000 रुपए के करीब हो जाती है। 1200-1300 डॉलर के करीब सैलरी हो जाती है। ठीक है। तो ये ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये मैं विदाउट पीसीएम वालों को बता रहा हूँ, जिनके पास पीसीएम नहीं है, पीसीएम नहीं है जिनके पास, ठीक है, उनको क्या है, वो जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हैं। जीपी रेटिंग जर्नल पर्पस, जनरल पर्पस रेटिंग। ठीक है। तो इसमें डेक या इंजन में जाना चाहे वो उनकी चॉइस होती है। और मैं ये बताऊंगा 2 ही कैंपस अभी मैंने बताया, स्कैम के चक्कर में कोई ना फंसे, क्योंकि माँ बाप बहुत मेहनत से पैसे कमा रहे हैं। अगर हाँ भी पैसा कमाना बहुत है। उन दोनों इंस्टीट्यूट के नाम या तो आप लिख लीजिए या हम डिस्क्रिप्शन में भी बात करके इनसे डाल देंगे। आप एक बार उन इंस्टीट्यूट के नाम दोबारा बता दिए ताकि लोग गूगल के चक्कर में कहीं ना कहीं कंफ्यूज ना हो जाए और खास करके स्कैम वालों के तो बिल्कुल उस पर बातचीत में ना आ जाए। एक तो सबसे बेस्ट कैंपस मैं बताऊंगा जिसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, टीएस रहमान कैंपस है। ये मुंबई के अंदर पनवेल में है। ठीक है। और इसकी 2.5 लाख रुपए फीस है और 6 महीने का कोर्स है। और वहाँ पे काफी सारी कंपनियां आती है, एंग्लो वेस्टर्न खुद वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती है, काफी अच्छी टॉप की कंपनी है, मैनेजमेंट है। ठीक है। और वहाँ पे कोर्स कर सकते हैं और जॉब कंफर्म है वहाँ पे। ओके। और अभी मैंने सुना था थोड़े दिन पहले क्रूज के लिए सिलेक्शन के लिए आए थे जीपी रेटिंग वालों के वहाँ पे, तो क्रूज का भी सिलेक्शन किया उन लोगों ने। और दूसरा फिर नूसी है जो गोवा में है, उसकी 1,80,000 रुपए फीस है, वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। और वो बेस्ट कैंपस है, वहाँ पे भी प्लेसमेंट होती है और टीएस रहमान में भी होती है। और धीरे धीरे जो एंग्लो वेस्टर्न जो कंपनी का खुद का कैंपस है जो करजत में है महाराष्ट्र के अंदर, वो भी अब जीपी रेटिंग स्टार्ट कर रही है। ठीक है। लेकिन ये दोनों कैंपस अभी के लिए सबसे मतलब एक महाराष्ट्र और गोवा, ये 2 पर्टिकुलर जगह हैं, है ना। मुंबई में आपने बता दिया, कजरत में, यानी 3 जगह हो गए, कजरत, मुंबई और एक आपका गोवा। यही 3 पर्टिकुलर जगह है जहां पर इनके इंस्टीट्यूट्स हैं और वहां से जाकर लोग अपने प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, या ठीक वो रास्ता है। बाकी दिल्ली एनसीआर में जितने हैं ना, यकीन मानिए ये पूरे फ्रॉड हैं। ये लोग इनके झांसे में आते, तो आपसे अपील है कि इनके झांसे में बिल्कुल ना आए। और जैसा कि धनखड़ जी ने बताया, ये 3 इंस्टीट्यूट है, इनकी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे और आप गूगल करके भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा बताइए, आप जिक्र कर रहे थे कि मेडिकल की चीज़ें आपने बता दी, लेकिन इसके अलावा और कोई भी इसके इफेक्ट आते हैं? क्योंकि देखिए पानी में रहना, भाई सपोज मुझे डर लगता है तो मेरे लिए बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन चूंकि पैसे मिलते हैं और आजकल लोग शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने में लोगों को लगता है ठीक है 2.5 से 3 लाख रुपए किया है। मैं एक ऐसी बात करूं कि सपोज किसी के घर वाले किसान हैं, हरियाणा या यूपी बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ ज़मीनें बेची, कुछ लाख रुपए इकट्ठे किए, दे दिए, बेटा सिलेक्शन होकर चला गया। तो एक ये मेडिकल वाली जो सिकनेस वाली स्थिति है, इसके अलावा भी कोई इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि आप एक लंबे समय से रहे हैं, आपके और भी सारे फ्रेंड सर्कल में लोग होंगे, तो इसके अलावा कोई और दिक्कत आती है सिर्फ ये हेल्थ इश्यूज आता है? क्योंकि पानी में रहना है तो थोड़ी बहुत तो दिक्कतें इस तरह की। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत वगैरह जी में चलना ये सब होता है, लेकिन ये हर इंसान को नहीं होता है। जैसे मैं था, मुझे भी नहीं हुआ ये सब। ठीक है। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो कंपनी अब इतनी फैसिलिटी है,
वहीं पर ही मेडिकल फैसिलिटी होती है सारी, ओके। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जिम वगैरह की भी आप? जिम वगैरह भी है, मेडिकल है, सारी टैबलेट्स वगैरह शिप पर होती हैं। अच्छा। काफी सारी चीजें हैं ये। और डिपेंड कंपनी पे भी करता है कैसी फैसिलिटी दे रही है। ठीक है, वो बड़ी कंपनी में होगा वही चीज आती है सेम। अच्छा। और मैं तो यही कहूँगा, अगर घर का लेवल अप करना है तो आप ये चीजें कर सकते हो। मर्चेंट नेवी एक अच्छा ऑप्शन है। और दूसरा, जिनके पास पीसीएम है, जो मैंने अभी बताया आपको, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, 70% अबाव है, तो आप डीएनएस कोर्स कर सकते हैं। एक IMSCT का साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। ठीक है, डीएनएस कोर्स। ठीक है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ठीक है, तो वो कोर्स कर सकते हैं, 1 साल का कोर्स है। आप फिर 18 महीने की कैडेटशिप कंप्लीट करके फिर आप ऑफिसर में जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जीपी रेटिंग में भी नहीं जा सकते, जीपी रेटिंग में जा सकते हैं 10th पर यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको एड ऑन मिल गई कि इसमें भी आप जा सकते हैं। तो थोड़ी सैलरी भी यहाँ पर ज्यादा है ना, फीस का स्ट्रक्चर तो खैर ज्यादा है, लेकिन आपको फैसिलिटीज भी ज्यादा है। एक कैटेगरी में आप 1 साल में 2 साल में पहुंचते तो यहाँ थोड़ा जल्दी पहुंचकर पैसे जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना। इसमें जीपी रेटिंग में ये रहता है कि अगर 36 मंथ जब सेलिंग सी सर्विस हो गई आपकी, 36 मंथ की जॉब होगी, तो उसके बाद आप यूके जाके ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हैं। तो आप फिर एग्जाम क्लियर हो गया तो फिर आप ऑफिसर बन जाएंगे। ठीक है। अगर डीएनएस जैसा कोर्स किया है तो आप 18 महीने की कैडेटशिप कंप्लीट करके फिर एग्जाम देके आप ऑफिसर्स में जा सकते हैं। तो थोड़ा टाइमिंग का फर्क है, बाकी तो ऐसा और कुछ है नहीं। लेकिन थोड़ा हार्ड रहता है। जो जीपी रेटिंग होता है उसमें जॉब थोड़ी हार्ड रहती है, जैसे मेंटेनेंस वर्क, चिपिंग पेंटिंग हो गई शिप पर, जो भी काम चलता है, टचिंग वचिंग वगैरह, ये सब वगैरह, मेंटेनेंस का, मशीन वगैरह कुछ ऑपरेट करना है, वो सारा जीपी। बट सैलरी थोड़ी सी उसमें ज्यादा है, क्योंकि जैसा जो काम आपसे लिया जाता है, क्योंकि हार्ड वर्किंग है, मेहनत ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, तो फिर पैसे भी उस हिसाब से आपको दिए जाते हैं, है ना। तो बेसिकली आपसे बातचीत करके लोगों को ये पता लगा कि दिल्ली एनसीआर के चक्कर में नहीं पड़ना हमने, है ना। मुंबई में ये कहना चाहूंगा, जैसे अपना हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, राजस्थान है, पंजाब साइड के लोग हैं, ये आजकल ये रील्स वगैरह देखकर ये लोग जितना हाई फाई मर्चेंट नेवी वाला दिखा रहे हैं, वैसा ऐसा कुछ होता नहीं है। हार्ड वर्क होता है। वो यूनिफॉर्म पहन के जो वीडियो बना दी वो अलग बात है, वरना हार्ड लाइफ है, हार्ड वर्क है। अच्छा, यूनिफॉर्म वाली जिक्र की, पहले तो दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से मैं और धनखड़ जी जो पी रहे हैं ना, ये एक तरीके से आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है ना। ये एक तरीके से सिर्फ एक टी है और ब्लैक टी है जिसे हम लोग पी रहे हैं। बातचीत चूंकि लंबी हो गई और आप भी लंबी वीडियो पे बने हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो सिर्फ टी है, से कुछ और ना समझें। तो आपने जिक्र किया वर्दी को लेकर, है ना। वर्दी में तो हर कोई स्मार्ट दिखता है, चमचमाती ड्रेस होती है, लेकिन ड्रेस के अलावा भी ये बताइए, बहुत ही अच्छा जिक्र किया आपने कि रील्स में तो चमचमाते दिखते हैं, तो जो ड्रेस वाला है जो सिस्टम, वो पूरे टाइम कैरी करना होता है जब आप काम कर रहे हो, तो नॉर्मल ड्रेसेस में भी काम कर रहे होते हैं? नहीं सर, इसमें क्या होता है ना कि जो ड्रेस होती है, जो ब्रिज पे जब नेविगेट करना पड़ता है, ठीक है, उस टाइम पे ड्रेस होती है। डेक पे जब हम होते हैं, डेक पे जब होंगे नहीं, ओनली ब्रिज पे जब जहाँ से ऑपरेट करते हैं ना, कंप्यूटराइज, हाँ जी वो सिस्टम जो होता है पूरा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वहां पे यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा जब भी हम डेक पे वर्क कर रहे हैं या इंजन पे वर्क कर रहे हैं, तो एक बॉयलर सूट होता है। ओके, वो बॉयलर सूट पहना जाता है, ठीक है। हाथ वाथ गंदे, ऑयलिंग वगैरह काफी सारी चीजें होती है, बिल्कुल, पेंट वेंट लग जाए तो इसलिए वो यूनिफॉर्म खराब ना हो, इसलिए वो बॉयलर सूट पहनना पड़ता है हमेशा। तो ये डिफरेंस इतना है इस चीज में। बाकी मतलब एक सिस्टम बना हुआ है कि आपको, जैसे हर डिपार्टमेंट में एक सिस्टम बना हुआ है कि पर्टिकुलर जब ये काम कर रहे हो तो उस ड्रेस में रहना है, और अलग डिपार्टमेंट के लिए जो है जो उस काम को कर रहे हैं वो उस ड्रेस को कैरी करते हैं, ताकि बाकी दिक्कत ना है। क्योंकि व्हाइट शर्ट पहन के यदि हम मैकेनिकल काम करने लगेंगे तो एक दिन में खराब हो जाएगी, है ना। तो और लॉन्ड्री वगैरह का क्या सिस्टम रहता है? वो मशीनें वगैरह लगी होती है या? लॉन्ड्री सर इसमें होता है कि मशीन होती है ऑटोमेटिक वगैरह, कपड़े कोई किसी के नहीं धोता है। अच्छा। जो कपड़े होते हैं वो मशीन में खुद ही धोने पड़ते हैं, ठीक है। और उसमें एक शिप पे एक अलग से लॉन्ड्री रूम होता है, चाहे कैप्टन हो कोई भी रैंक हो, वो अपने कपड़े खुद धोएगा, मशीन में डाले, ऑटोमेटिक होता है। ऐसा कुछ हार्ड वर्क नहीं है मशीन में कि जैसे नॉर्मल अपन इंडिया में करते हैं वैसा नहीं होता है। और बाकी जो बेडशीट वगैरह होती है, पिलो कवर्स वगैरह होते हैं, जो कुक, जो कैटरिंग डिपार्टमेंट वाला होता है ना, कुक से नीचे एक रैंक होती है, ओके, हाँ, वो STSM बोलते हैं उसको, वो धोता है, उसको चार्ज मिलता है उसका $120 पर मंथ। ठीक है, रहने का आपने बता दिया, अकोमोडेशन का। अच्छा, एक चीज़ और मुझे भी ध्यान है, आपसे बातचीत करते करते जब हम आप बात कर रहे हैं, कि मैंने कई सारी वेब सीरीज में देखा, कई मूवी में देखा है कि जो मर्चेंट नेवी लोग जुड़े होते हैं उनको नहाने के लिए लिमिटेड पानी मिलता है। ऐसा भी कुछ है कि पीने के लिए लिमिटेड, नहाने के लिए लिमिटेड? अभी हाल ही में एक मूवी देखी थी पनडुब्बी, उसमें भी था कि नहाने के लिए लिमिटेड पानी, हमें इतना ही यूज करना है। ऐसा भी कुछ होता है क्या, या सिर्फ हवाई बातें, रील्स वाली बातें हैं? नहीं सर, इसमें क्या होता है ना कि अभी तो ये अफवाह फैला दी रील वगैरह में, ऐसा कुछ हो गया। समुद्र में तो पानी की कमी होगी नहीं, पर वहां तो खारा पानी होता है ना, खारा पानी होता है, उसको हम मीठा पानी बनाते हैं। अच्छा। एक इंजन जो डिपार्टमेंट होता है नीचे, जो शिप का जो इंजन होता है, वहां पे एक बॉयलर करके एक मशीन होती है,
तो भाई आरओ नहीं होता, बड़ा सिस्टम होता है वहाँ बड़ा पे, है ना? सिस्टम होता है। छोटा मोटा सिस्टम नहीं होता, बट पानी की कोई ऐसी किल्लत नहीं होती है। वो प्योरीफाई वगैरह ये सब वहां पर होते हैं, और जो पानी उबालते हैं उसमें बॉयलर में, और जो स्टीम बनती है, जो भाप बनती है, भाप फिर वो पिघल के वापस पानी बनती है, वो पानी क्लियर होता है, फिर प्योरीफाई करके उसको, और फिर उस पानी को हम यूज करते हैं। काफी अच्छा पानी होता है उसमें। तो नहाने वगैरह कोई ऐसी नहीं है कि भाई कितना भी पानी नहाओ, कम है कितना क्योंकि बड़ा समंदर, और उससे फिल्टर गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों टाइम मतलब हमेशा रहते हैं, दोनों टाइप के पानी जो है ना। ओके। गर्म पानी ठंडा पानी आपको जैसा भी नहाना हो। खाने का भी काफी अच्छा सिस्टम होता है शिप पर। अब जैसे आपने ये, मैं बताता हूँ, वीडियो में मुझे ध्यान है, एक रूमर है कि जो नॉन वेज नहीं खाते, हाँ, खाने पीने को लेकर, हाँ ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये भी है कि लोग ना अब कहते हैं कि भाई विदेशी कंपनी में कोई काम कर रहा है ना, तो वहाँ बीफ खाना भी मैंडेटरी है, नॉनवेज खाना मैंडेटरी है, वरना उसके बिना तो उसका काम ही नहीं चलता। ये सही बात है क्या, मतलब है एक्चुअल में सही है, प्रेशर बनाया जाता है, ये कई लोग डर के मारे नहीं बताते कैमरे पे कि नहीं यार मैं इंडिया में आऊंगा तो फिर मेरी बेइज्जती होगी, ऐसा कुछ है क्या वाकई? इसका सही बताना। इसका सीधा साधा एग्जांपल तो आपके सामने मैं बैठा, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। अच्छा। हाँ, और मैं इतने 18 मंथ मैंने सी सर्विस की है, मैंने अभी तक कोई नॉनवेज वगैरह नहीं खाया। अच्छा। पहले मैं खाता था, लेकिन अब मैंने कुछ टाइम से मैंने छोड़ दिया। ठीक है। तो ये नहीं है कि फैला दी अफवाह कि नॉनवेज वहाँ पे तो मीट मांस मिलता है, खाना अच्छा नहीं हाँ, लोग कहते हैं भाई कि आइसबर्ग वाले इलाके में जा रहे हैं, ठंड बहुत ज्यादा लगती है, बिना चिकन खाए या नॉनवेज खाए तो उनका काम नहीं इसमें चलेगा। ये क्या करते हैं ना, हर पोर्ट पे ओके। जो कुक होता है वो लिस्ट बना देता है कि ये सामान चाहिए, ये सब्जियां चाहिए, फ्रूट चाहिए। जैसे ट्रेन वगैरह में जाते हैं कि वेज मील खाने वाले कितने हैं, है ना, नॉन वेज इसमें पूरा वो डिटेल, जूस वगैरह ये सारी चीजें, तो हर पोर्ट पे सामान आता है, ओके। वेज भी और नॉन वेज। अब जैसे मैं नॉन वेज नहीं खाता तो मेरा वेज आइटम है, तो वेज में मुझे डेली ब्रेकफास्ट में कभी पोहा हो गया, या कभी चीला बना दिया, या कभी टोस्ट बना दिए, या कभी नूडल्स बना दिए, मिल जाता है। मतलब डेली डिफरेंट बनता है खाना। लंच में तो ये राइस वगैरह फिक्स रहते हैं, जो नॉन वेज खाएंगे उनके लिए मटन या चिकन होता है, या फिश होगी, या फिर कोई भी, मतलब झींगा वगैरह आपने सुना होगा, ये काफी सारी सी फूड है वो होता है। और वेज वालों के लिए जैसे दाल चावल या राजमा चावल, कढ़ी चावल, इस टाइप से, और एक सब्जियां और सैलेड वगैरह, जूस वगैरह, सारी चीजें होती है। डिनर में अपनी रोटी कंपलसरी होती है, ठीक है, और 2 तरह की सब्जी होती है, और नॉन वेज आइटम अलग होता है, और फिर अपना या स्वीट्स वगैरह, और या तो मतलब खाने पीने की पूरी भरमार रहती है, कोई किल्लत नहीं, ना पानी की किल्लत, ना खाने पीने की किल्लत, दूध दही वगैरह हर चीज, जूस वगैरह, बिस्किट वगैरह, ये सारी चीज, ब्रेड वगैरह। अब काफी सारी चीजें ऐसे आप खुद भी बनाने इंटरेस्टेड हो जाते हैं ना, वहाँ पर एक ही जगह पे रहते हाँ, बोरियत भी ना हो, चीजें है ना, टेस्ट भी बना लेते हैं, अवेलेबिलिटी होती है, मतलब सभी चीजों की होती है। खाने पीने की एकदम अच्छी है। जो अभी अपने हरियाणा में बोलते हैं ना, जैसे कि, या पंजाब में बोल देते हैं, राजस्थान में बोल देते हैं कि यार जहाज की नौकरी भी तो मीट मांस के अलावा कुछ है, हाँ होगा ही, इसके बिना गुजारा नहीं चलेगा। पहले ये ओल्ड वर्जन बातें चली हुई हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ चेंज हो गया। पक्की बात है ना ये? सर मैं बोल रहा हूँ, मैं नॉनवेज खाता ही नहीं, बिल्कुल आपकी बात पे तो भरोसा कर ही रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि कई लोग ना, एक जैसे आपने बता दिया कि भाई खाने पीने को लेकर कोई ऐसा नहीं रहता, बट कई लोग कहते हैं कि भाई लंबे टाइम तक काम करना है, सर्दी वाली जगहों में जाना है, वहाँ कोई ऐसा तो होता नहीं कि एक जैसा टेम्परेचर हो, टेम्परेचर तो बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाता रहता है, तो बिना नॉनवेज खाए बिल्कुल फिट रहता है, हाँ, ठीक रहता है, चल जाता है लोगों का वो काम। क्या होता है ना कि जैसे हम डेक पर वर्क करते हैं तो इंजन में तो हमेशा गर्मी रहती है, ठीक है, वहां तो एक टेम्परेचर, या रूम में ये आपने एकदम सही टॉपिक कहा। मैं ये चीज और बताना चाहूंगा, इंजन और डेक के एडवांटेज भी हैं, एक अलग अलग डिसएडवांटेज। इंजन में जो वर्क करते हैं ना, तो वो एरिया, जैसे मशीन काफी चलती है, ठीक है, तो हीट बहुत ज्यादा होती है, तो काफी बार 50 डिग्री टेम्परेचर भी चला जाता है मशीन के आसपास के मशीन के आसपास के एरिया में। वो एक पूरा कवर एरिया होता है, और शोर शराबा ज्यादा होता है। अच्छा, लेकिन उनका काम फिक्स होता है 8 से 5। ओके। और लेकिन जो डेक पे होता है ना, डेक पे क्या होता है, आपको व्यू वगैरह भी दिखते हैं, हवा भी चलती है, तो मतलब काफी अच्छा होता है। ठंड होगी तो डेक पे सबसे ज्यादा ठंड लगेगी, एरिया होता है। लेकिन उसमें ये होता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे टाइमिंग फिक्स नहीं है, कि कभी भी इमरजेंसी आ गई या कुछ भी होता है, किसी एरिया से निकल रहे हैं, तो डेक वालों का ज्यादा हार्डवर्क रहता है उस टाइम पे। आपको मेंटली भी प्रिपेयर रहना है, और विजुअल भी प्रिपेयर रखना है आपको, है ना? उसमें ये नहीं है कि मतलब 8 से 5 आपने वर्क कर लिया तो आपकी छुट्टी नहीं। डेक पे तो कभी भी किसी टाइम कोई भी काम होगा, आना ही पड़ता है, कॉल आ सकता है। कई बार स्ट्रोम आ गया या आइसबर्ग आ गया तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और इसमें वेदर का ये रहता है कि काफी बार, जैसे अभी जैसे विंटर्स के टाइम में अगर यूएस साइड जाते हैं, कनाडा साइड जाते हैं, अटलांटिक ओशन क्रॉस करके या उस एरिया में, तो काफी बार -40 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता है, -40 डिग्री के करीब। तो उस टाइम पे ठंड पर कंपनी उस हिसाब से, मतलब कपड़े वगैरह, क्लोथ्स जो भी होते हैं, बॉयलर सूट वगैरह के, जो मतलब हीट प्रोड्यूस हो अच्छी, तो वैसे कपड़े मतलब बाकी रूम्स में वगैरह तो एसी हीटर रहता ही होगा। बिल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है ना, वो चीफ इंजीनियर के हिसाब से, वो जो जैसा वेदर होगा ना, उस हिसाब से वो
अपना एडजस्ट कर एडजस्ट देगा। कर लेते हैं। ओके, तो मतलब अंदर जैसे हम लोग रूम में बैठे हैं, सर्दी का टाइम में हीटर जला दिए तो एडजस्ट हो गया, है ना। वो एक पर्टिकुलर एक नॉर्म्स होता होगा, जैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में जैसे मेट्रो में देखते हैं कि बाहर का जो वेदर होगा उसके हिसाब से लगेगा, बट ऊपर की कंडीशन डिफरेंट रहती है और मशीन वाली बता रहे हैं कि 50 डिग्री तक रहता है। तो ये भी बड़ा एक डिफिकल्ट होता होगा, 50 डिग्री में वो लोग काम करते होंगे। नॉर्मली 44, 45, 46 तक चला है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। बट उसके हिसाब से सूट्स वगैरह भी होते हैं, वो ड्रेसेस प्रॉपर होता है उस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इस चीज में काफी अच्छा, मतलब आजकल तो बहुत फैसिलिटीज दे दी हैं। और फायर फाइटिंग की सेफ्टी होती है वहाँ पे, कोई बंदा पानी में गिर जाए उसके लिए, उसको बचाने के लिए वो तो ट्रेनिंग वगैरह पहले देते होंगे। इसके लिए STCW कोर्स होता है, उसमें 4 तरह के कोर्स होते हैं। फायर फाइटिंग का होता है और ये सेफ्टी रिलेटेड होता है, वही जैसे मेडिकल फर्स्ट एड का भी होता है इसमें। और ये जैसे कोई बताया ना पानी में गिर जाए उसको कैसे बचाना है, ये सारी चीजें। बट कोई ऐसा अनाड़ी बंदा तो नहीं होता कि पानी में गिर कर कह रही मुझे तो डर लग रहा है, घुस ही नहीं सकता, मैं निकल ही नहीं सकता। कोई ट्रेनिंग तो पहले देते होंगे। ट्रेनिंग पहले देते हैं, उसमें ये आपने एक लाइफ बॉय करके एक रिंग सी होती है, जैसी बंदा पानी में गिरा उसमें एक रोप होती है, आप वो रिंग फेंक दो, वो बंदा पकड़ लेगा और आप उसको फिर शिप को रोक के उसको ले सकते हो। प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह होती है। ओके, ड्यूटी के दौरान कभी ऐसा हुआ है कि कोई मिसहैपनिंग हो, मेरे कोई साथ तो- बंदा गिर गया हो, कभी निकाला हो या देखा हो गिरते हुए? मेरे साथ तो अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वैसे काफी सुना cases है, तो मतलब हाँ, सुने क्योंकि हैं। काफी सारे सर्कल में होंगे तो ये ऐसा होता है जैसे जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी होगी ना, तो वो एक मैसेज जितने भी वर्ल्ड में शिप चल रहे हैं ना सबके पास जाता है। ओके, वो उसमें एक मशीन के थ्रू होता है वो, जैसे कोई बंदा गिर गया ठीक है। तो वो टाइप करना पड़ता है, जो पोर्ट के पास हो सबसे पहले, जो उनके नियर बाय पोर्ट के पास वो सिग्नल जाएगा, फिर वो जितने भी शिप चल रहे हैं वर्ल्ड में सबके पास आता है। जब भी कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी हादसा होता है तो सबके पास जाता है वो कि ये हादसा हुआ है ऐसे। अच्छा, वो अलर्ट करते हैं एक तरीके से। अलर्ट करते पता चल जाता है। अच्छा, अब इस वीडियो को बंद करेंगे, लेकिन एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है। मैंने बहुत सारी, चूंकि अपने रील्स का जिक्र किया, रील्स में कई बार हमने देखा कि बड़े बड़े कंटेनर ना गिर जाते हैं, लोग कहते हैं कंटेनर उठाते नहीं। ऐसा वाकई होता है कि समंदर में उनको छोड़ दिया जाता है या फिर कोई मजबूरी होती है क्योंकि भारी भरकम कंटेनर होते हैं? अभी हाल ही में मूवी आई थी, उसमें भी पुष्पा में भी इस चीज का जिक्र था कि कंटेनर गिर गया, छोड़ के आ गए, लोग कहते हैं कि बस उठाया नहीं उसको। ऐसा कुछ होता है क्या वाकई? सर ये डिपेंड करता है डेप्थ पे। ओके, अगर कंटेनर गिर गया, ठीक है। अभी तो कंटेनर 2 टाइप के होने लग गए। एक तो वाटर प्रूफ भी होता है शायद। एक तो जो डूबता नहीं है, अच्छा, फ्लोटिंग करता रहेगा, ठीक है। और एक ऐसा होता है कि डूब गया, वाटर प्रूफ, अंदर वो तो पानी समझ लो गया वो तो गया, तो वो गया। लेकिन गहराई पे डिपेंड करता है अच्छा। कि कितनी गहराई, ज्यादा गहराई होगी तो इतना तो उसको कोई रिस्क और नहीं लेगा। रिस्क ओके, लिया जाता। ठीक है। अगर ठीक है नॉर्मल डेप्थ पे है तो उसको निकाल भी लेते हैं। ओके, मतलब इक्विपमेंट वगैरह होता Equipment वगैरह है, होता है, सामान होता है, वो डिपेंड करता है कि वो कितना कॉस्टली है। बट यूजुअली ऐसे नहीं छोड़ते जैसे रील्स में दिखाते हैं कि 100 कंटेनर गिर गए, 20 गिर गए, हमने छोड़ दिया। ऐसा तो नहीं होता होगा ना? नहीं, अगर वो ऐसा ओशन पे भी डिपेंड करता है, वो नैरो चैनल में है ओके, तो उसको निकाल सकते हैं। अब अटलांटिक ओशन में वो तो उसकी गहराई नहीं पता, ठीक है। तो उस हिसाब से तो फिर वो नहीं बट तैरते हुए को तो कैप्चर कर लेते हो, हाँ, तो तैरते हुए फ्लोटिंग हो रहा है वो capture यहाँ। कर सकते हैं, लेकिन वो शिप नहीं कर सकती, उसके लिए अलग से शिप आएगा वो अच्छा, जो उसको कैप्चर करने के लिए अलग से उसकी वो कॉस्ट देखेंगे। सपोज कंपनी 10 लाख की कोई कंटेनर गिर गया और उसको कॉस्ट ही 20 लाख पड़ जाएगा, फिर तो मुझे लगता है उसे छोड़ देंगे, क्योंकि इंश्योरेंस तो आई थिंक होता ही है सभी कंटेनर्स का, सभी का। है ना। वैसे तो वही ऐसा हादसा होता नहीं, अगर होता है तो फिर कोई निकालने का इतना रिस्क भी नहीं लेता। क्योंकि मैंने बहुत सारी रील्स देखी थी आपसे बात करने से पहले, उसमें रील्स में बता रहे थे कि भी कंटेनर गिर जाते हैं, छोड़ देते हैं करोड़ों के, या कई बार कीमती सामान होता है वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होता, यूजुअली वो कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि उससे कॉस्ट निकालने का कितना है और कितना कीमती सामान उसमें बेसिकली जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो बेसिकली आपसे बातचीत करके सबसे इंपॉर्टेंट दिल्ली एनसीआर वालों के लिए, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो इन्होंने डिटेल्स बताई है, आप उन कॉलेजेस में जाएं जो कि मुंबई में है, कजरत में है और एक गोवा में है ना। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपकी वीडियो के हिसाब से, जो अभी जो यंग जनरेशन है जो 10th में है और इनको लग रहा है कि फ्यूचर में मर्चेंट नेवी में जाए, ठीक है, तो प्लीज ये लोग सभी 11th में साइंस ले, नॉन मेडिकल, और 70% अबाउ ले। और इसमें 3-4 कोर्स होते हैं, डीएनएस और बीएससी नॉटिकल साइंस होती है, और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग होती है, जिसमें आप अच्छी रैंक पे जा सकते हो, ऑफिसर्स बन सकते हो बड़े लेवल पे, कुछ टाइम बाद आप कैप्टन बन जाओगे, और जो इंजन डिपार्टमेंट होता है इंजीनियर बनेंगे, और कुछ टाइम बाद वो चीफ इंजीनियर। मतलब मेहनत आपको 10 से ही करनी है, ऐसा नहीं है कि आप 30% या 50% लेकर सपना देख रहे हैं तो पैसे लेकर वो इंस्टीट्यूट वाले आपका एडमिशन तो करा देंगे, हो सकता है डॉक्यूमेंट्स भी दे दें, घर वालों की मोटी रकम, लेकिन एक तरीके से आप स्कैमर के हाथ में दे देंगे और दिखाने के लिए आपको 2-3 महीने की जॉब भी मिल जाएगी, लेकिन वो जॉब परमानेंट नहीं होगी, यानी ब्राइट फ्यूचर नहीं होगा। ब्राइट फ्यूचर नहीं है ना, वो एक शॉर्टकट तरीका है। इसके लिए साल में मैंने बताया ना 2 बार एग्जाम निकलते हैं, एमयूसीटी का एग्जाम दो, कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेटर लो, अच्छे कैंपस में आप
अच्छे मार्क्स लाओगे एमसीटी में, अच्छा कैंपस मिलेगा, कोर्स करो और आप आगे फ्यूचर बढ़ा सकते हो। एजेंट के चक्करों में मत पड़ो, एजेंट के जैसे चक्करों में पड़ गई वहीं पे करियर। दिल्ली एनसीआर के चक्कर में ये फंसे तो समझ लीजिए बेड़ा आपका हो गया गर्क, और वो पैसे आपके डूबने, फिर चाहे आप पुलिस के पास जाए कहीं जाए, पर जो पैसा डूबा वो वापस नहीं मिलेगा, और जो टाइम खराब हुआ वो भी रिकवर नहीं होगा। ये सर ऐसा होता है ना कि मैं भी इस स्कैम में फंस सकता था। अच्छा, तो स्कैम के बारे में आपने जिक्र कर दिया। जो 3 इंस्टीट्यूट आपने बताया, एक मुंबई बताया, गोवा बताया, इसके अलावा एक और आपने जिक्र ये किया। मैंने मुंबई के अंदर एक पनवेल है नवी मुंबई में, वो कैंपस बताया, बेस्ट कैंपस है वो। ठीक है। यस। तो इनकी फीस वगैरह का क्या स्ट्रक्चर रहता है, कितनी एक ऑन एवरेज फीस कितनी लग जाती है, इनमें कितने पैसे वगैरह खर्च हो जाते हैं? फीस सर अगर इसमें अगर हम जीपी रेटिंग कोर्स कर रहे हैं आफ्टर 10th, तो इसमें टीएस रहमान से अगर हम करते हैं तो 2.5 लाख रुपए के करीब फीस है इसकी। अच्छा। और कैंपस में ही कंपनी आती है काफी सारी प्लेसमेंट के लिए, तो आपकी प्लेसमेंट उसमें हो जाती है, एक्स्ट्रा कुछ पे करना नहीं होता, नहीं करना पड़ता। और यही चीज नूसी की फीस है 1,80,000 रुपए। अच्छा। और अगर वहां से कोर्स करते हैं जीपी रेटिंग, और अगर कैटरिंग डिपार्टमेंट का सीसीएमसी करते हैं तो दोनों में कर सकते हैं ये। अच्छा। तो फीस इतनी होती है, और जॉब का एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता, उसमें आपका फिर प्लेसमेंट जो होती है कैंपस से। कैंपस और ड्यूरेशन क्या रहती है इन कोर्सेज की? ड्यूरेशन 6 मंथ होती है इसकी। मतलब दोनों इंस्टीट्यूट में दोनों जगह से दोनों करते हैं? में। अगर डीएनएस कोर्स करते हैं, अगर कैडेटशिप के बाद ऑफिसर लाइन में जाना है, तो फिर उसमें हम अगर एंग्लो वेस्टर्न से करते हैं तो 7.5 लाख रुपए फीस है। अच्छा। और अगर हम टीएस रहमान से करते हैं तो 4 लाख रुपए फीस है इसकी। तो क्या ये कोर्सेज कराने के बाद ही कोई प्लेसमेंट वगैरह जैसे बाकी इंस्टीट्यूट्स वगैरह में होता है, प्लेसमेंट देते हैं, या प्रैक्टिकल की कोई नॉलेज होती है, ये असिस्ट करते हैं सिर्फ जॉब्स वगैरह को लेकर? नहीं, ये पूरा आपकी स्टडी कराते हैं, मर्चेंट नेवी के बारे में, शिप के बारे में पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, उसकी जो भी उसकी स्टडी होती है सारी चीजें आपको, सेफ्टी के बारे में, फायर फाइटिंग के बारे में, हर चीज के बारे में उसमें बताया जाता है। ठीक है। और फिर जो इसका प्लेसमेंट होती है वो कैंपस में ही कंपनियां आती हैं, फिर वो वहाँ पे सिलेक्शन करती है बच्चे की एजुकेशन देख के हिसाब से, फिर वो इंटरव्यू लेती हैं और फिर वो जॉब सिलेक्शन हो जाता है उसमें। ठीक है। तो पहली चीज ये कि दिल्ली एनसीआर में कोई है नहीं, दिल्ली है ना, ये क्लियर है। 1.5 लाख रुपए और दूसरे कोर्स में 2.5 से 3 लाख रुपए ऑन एवरेज कॉस्ट आता है। 6 महीने का कोर्सेज है, और फिर वो आपको प्लेसमेंट देते हैं आपके अनुभव के आधार पर या जितना आपने सीखा, है ना। अब बात करते ही यदि इसमें ज्वाइनिंग हो जाती है तो फिर सैलरी वगैरह का क्या स्ट्रक्चर रहता है? क्योंकि लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है कि एक तो कन्फ्यूजन ये भी है कि 6 महीने जॉब करो, 6 महीने छुट्टी। हमने ज़्यादातर लोगों के मुंह से सुना है, और कई बार कॉलेज में भी या कॉलेज टाइम में भी यही जिक्र होता था कि 6 महीने जॉब करो, ये सबसे बढ़िया जॉब है, मोटी सैलरी मिलती है, सिर्फ 6 महीने काम करना है और 6 महीने आराम। तो ऐसा है क्या कुछ वाकई सीरियसली? सर इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने अभी कैडेटशिप कंप्लीट की अपनी, ठीक है, तो मैंने डीएनएस कोर्स किया 1 साल का। ठीक है। तो वो 1 साल का कोर्स है, तो मैंने कोर्स किया, फिर उसके 4-5 महीने बाद मेरी प्लेसमेंट हो गई थी। मतलब इसमें क्या होता है डीएनएस कोर्स में कि आप कंपनी से पहले स्पॉन्सर होते हो, जैसे कोर्स हुआ आपको फिर ज्वाइनिंग दे देते हैं। ठीक है। तो उसमें सर इसमें हर बार कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, या तो 9 महीने का होगा या फिर 6 महीने का होगा। आपने जैसे 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया, देन उसके बाद आप घर पे कितने दिन रुकना चाहते हो, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, वो खुद पे डिपेंड होता है। ये सब एक रूमर है कि 6 महीना पानी में, 6 महीना घर पे, ये सब एक अफवाह फैलाई गई है। ऐसा कुछ नहीं है। हर बार कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, इतने मंथ का 6 का हो रहा है या 9 का हो रहा है, और जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट होते जाएंगे। आगे कैडेटशिप के बाद ऑफिसर में जाएंगे, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर होता है, फिर सेकंड ऑफिसर होता है, तो उसमें 5 महीने 5+1-1 का कॉन्ट्रैक्ट होता है। देन अगर फिर चीफ ऑफिसर बनते हैं तो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3.5 महीने का। फिर कैप्टन बनते हैं, उनका भी 3-3.5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, और सैलरी कहाँ से स्टार्ट होती है इसमें, मतलब क्या स्ट्रक्चर सैलरी सर अगर हम कैडेटशिप में देखें तो 500 से $750 के बीच में इसमें सैलरी होती है। अच्छा। और फिर उसके बाद 18 महीने कंप्लीट होने के बाद जब हम थर्ड ऑफिसर में जाते हैं तो हमारी सैलरी पहुंचती है अराउंड $2,400 के करीब। ओके। फिर उसके बाद सेकंड ऑफिसर में प्रमोट होते हैं, फिर 4,000 के करीब डॉलर के करीब सैलरी जाती है। देन उसके बाद फिर अगर चीफ ऑफिसर में जाते हैं तो 8,000 के करीब सैलरी जाती है, $8,000। देन उसके बाद जब कैप्टन में जाते हैं तो 12,000 के करीब सैलरी जाती है, 12,000 to $14,000 के करीब जाती है सैलरी। पर सैलरी स्ट्रक्चर तो आप बता रहे कि इसमें ओवरऑल ठीक है कंपेरिजन, जैसा कि नॉर्मली सोशल साइट पे या हम लोग कई बार देखते हैं कि फेसबुक पे लिखा होता है, सैलरी स्ट्रक्चर तो ठीक ठाक है। लेकिन जितने दिन आप जॉब करते हैं उसके बाद आपको डिपेंड करता है कितनी छुट्टी होती है। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपने 3 महीने 6 महीने जॉब कर ली तो 6 महीने घर बैठेंगे। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर है, तो क्या डेली वेजेस के हिसाब से एक पीरियड लॉक होता है कि 6 मंथ तक आपको करना है या 8 मंथ तक, कुछ ऐसा क्राइटेरिया होता है उसमें मैंडेटरी? यस सर, इसमें क्या होता है जब भी हम ज्वाइनिंग करते हैं शिप पे, उससे पहले हमारा कंपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करती है जो भी, तो उसमें हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट उसमें हर बार साइन करना होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट हमें कंप्लीट करना होगा। उसका ये क्राइटेरिया होता है कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया तो 6 महीने हम मारेंगे, वो हमें सैलरी मिलेगी। जब हम घर पे आते हैं तो फिर हमारी कोई सैलरी नहीं, कोई सैलरी नहीं मिलती।
6 महीने मतलब जितने जितने सपोज 7 महीने का भी हो सकता है, Yes. वो 8 महीने का भी हो सकता है, बट ये कंफ्यूजन नहीं है कि 6 महीने आपको जॉब करनी है और 6 महीने आपको घर बैठना है, मतलब ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, जो पर एज पर आपके कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से। सैलरी स्ट्रक्चर आपने डिस्कस कर लिया। ये बताइए लाइफ कैसी रहती है? कई लोग कहते हैं कि शिप पे जाना ना बड़ा रिस्की काम होता है, बड़ा रिस्की वाला जॉब होता है। अभी हमने हाल ही में कई सारे ऐसे देखे कि शिप के शिप पूरे पूरे पानी में समा जाते हैं, घर वालों को के बाद डेड बॉडी तक नहीं मिलती। तो ये कितने बड़ा एक रिस्क होता है, क्योंकि ज़्यादातर इसे वीडियो सामने आते हैं। अब हकीकत क्या है, या तो वो आप लोग बता सकते हैं या जो उस पर काम करते हैं। सर इसमें क्या था कि पहले का जो जमाना था वो अलग सिचुएशन थी, और अब बहुत कुछ बदल गया है। जैसे आपने देखा हुआ टाइटैनिक डूबी थी। टाइटैनिक डूबने के बाद एक सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी सोलास करके एक रूल निकाला गया। ठीक है। उसके बाद जो शिप होती है उसके अंदर सेफ्टी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। ओके। तो पहले के जमाने में बहुत ज्यादा सिचुएशन होती थी, ऐसी जहाज डूब जाता था। अब ऐसा नहीं होता। अब नॉर्मली कोई एक केस हो जाए तो हो जाए, वैसा अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। और लाइफ शिप पे अच्छी है, खाना पीना सारी चीजें अच्छी हैं, बस ये थोड़ा फैमिली से दूर। मेन थिंग यही आती है कि इसमें फैमिली से दूर रहना। 6-7 महीने आपको फैमिली से दूर रहना है, तो बातचीत हो पाती है? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आजकल हर जगह बातचीत हो जाती है सर। पहले तो इतना नेटवर्क वगैरह नहीं था, अभी भी लिमिटेड मिलता है। जैसे या तो काफी सारी शिप ऐसी है जिसमें 1 वीक का 1 GB नेट मिलता है। अच्छा। और अभी तो चेंज हो गया, अभी 7 GB पर वीक देने लग गए। ओके। तो पर डे का 1 GB देने लग मतलब घर वाला सिस्टम नहीं है कि 1.5 GB रोज फ्री मिल रहे हैं, 4 GB फ्री मिल रहा है? नहीं है ना? नहीं सर, वो वैसा नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा करते हैं हम, जैसे जब भी जिस कंट्री में हम जाते हैं, शिप जैसी पोर्ट पे लगती है, बर्थ करती है, उसके बाद हम सिम खरीद लेते हैं उस कंट्री की। अच्छा, पर्टिकुलर उस कंट्री का नेटवर्क वगैरह, उस कंट्री का नेटवर्क ले लेते हैं, फिर उस हिसाब से हम फिर घर वालों से बात करते रहते हैं। तो वीडियो कॉल वगैरह पे हो पाती है बात? वीडियो कॉल वगैरह, ऑडियो वगैरह, ये सब कर नेटवर्क वगैरह ठीक रहता है? ठीक रहता है वो सर। इसमें ये है ना, सैटेलाइट से कनेक्ट होता है जो शिप का जो नेट। हाँ बिल्कुल सही। हमने सैटेलाइट फोन, जैसे हमने देखा कि सेना के जवानों को जो सैटेलाइट फोन दिए जाते हैं या ऐसे रिमोट एरिया में ज्यादातर, तो इस तरीके का कनेक्शन रहता है आपका। नॉर्मल 4G 3G नेटवर्क की बजाय वो सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। अच्छा, बात की अपने टेक्नोलॉजी को लेकर की भी, टेक्नोलॉजी अब इंप्रूवमेंट हो गया तो अब रिस्क भी थोड़ा कम हो गया। बट इसके अलावा कहीं ना कहीं पानी में रहने के दौरान हमने देखा है कि ज्यादातर लोग जो शिप पे ट्रैवल करते हैं या ड्यूटी करते हैं, या मर्चेंट नेवी में ज्यादातर लोग होते हैं, उन्हें शिप पे रहने की वजह से, चूंकि पानी में उनका सारा समय होता है, 24 घंटे वो पानी में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी में भी इसका बड़ा रिफ्लेक्शन आता है। ऐसा है क्या कुछ, या ये भी एक मतलब कंफ्यूजन और एक रूमर है? हाँ सर, ऐसा होता है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे अभी एक सी सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में। जैसे शिप जो होती है, जो चलती है, तो काफी बार वो रोलिंग होती है। ऐसे जो वेव्स होती है ना, वो काफी करंट उनका ज्यादा होता है, तो शिप ऐसे जोर जोर से हिलती है, मूव होती रहती है, स्टेबल नहीं रहती है। स्टेबल नहीं रहती। ये ज्यादातर अटलांटिक ओशन में होता है, और आगे पीछे ऊपर से उठती है, पीछे से उठती है, उसको पिचिंग बोलते हैं। तो ये काफी बार ऐसी सिचुएशन आती है, तो बंदा जैसे जी घबराना, जी मचलना, वोमिटिंग आना, और काफी बार तो लोगों को ऐसा आपने सुना भी होगा कि समुद्र में रह के, शिप पे रह के खून की उल्टी आ जाती है। खून की उल्टी आ गई, हाँ जी। काफी बार लोगों को हार्ट अटैक वगैरह की भी, हार्ट अटैक वगैरह भी आ सकता है। ये चीजें तो होती हैं सर। अच्छा। और बाकी ये है कि अभी तो शिप पे काफी चीजें फैसिलिटी बढ़ा दी गई हैं, जैसे जिम वगैरह दे दी, आप जिम वगैरह कर सकते हैं, तो उसमें या रनिंग वगैरह कर सकते हैं, ट्रेडमिल वगैरह पे। अभी थोड़ा कंट्रोल काफी अच्छा हो गया है। पर जिन लोगों को दिक्कत रहती है, वो अपने आप को क्या मतलब रहते रहते आदत हो जाती है? जैसे सपोज मुझे यदि घबराहट हो रही है और मैं मर्चेंट नेवी में पहुंच गया है ना, तो वैसे तो मेडिकल वगैरह सभी होता होगा जैसे बाकी फील्ड में होता है, तो फिर वो अपने आप को क्या मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे टिप्स होते हैं कि वो मेंटेन कर पाए, या रहते रहते आदत हो जाती है कि नेचर हो जाता है कि अब तो जमीन की वजह मुझे शिप पे रहना है, तो धीरे धीरे बॉडी भी उस हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देती है? अब सर क्या हो गया है कि जैसे जब भी हम शिप ज्वाइन करते हैं, तो उससे पहले हमारा हर बार मेडिकल होता है। अच्छा। हर बार जब भी हम शिप पे जाएंगे, जो हर बार कॉन्ट्रैक्ट साइन, छुट्टी की, फिर दोबारा जा रहे हैं, तो हर बार मेडिकल होता है। तो कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो पहले ही अनफिट कर देंगे। अगर शिप पे जाकर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो फिर हमारे पास जो सेकंड ऑफिसर होता है, जो डेक ऑफिसर होता है, वो मेडिकल ऑफिसर होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो संभालते हैं। अगर उनसे नहीं हो रहा है, तो फिर वो सैटेलाइट के थ्रू डॉक्टर से बात कराते हैं, तो डॉक्टर वगैरह वहां से कंसल्ट करते हैं, फिर वो उनको देखते हैं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो, जिस भी पोर्ट, कोई भी किसी कंट्री, जैसे शिप चल रही है तो कोई कंट्री पास में है, तो स्पोर्ट पे पहुंचा देते हैं, और वहां से फिर मेडिकल फैसिलिटी हो जाती है। तो एक के लिए पूरी शिप मूवमेंट होती है, फिर आपको पर्टिकुलर किसी दूसरे शिप में वहां से मूव किया जाता है? नहीं सर, उसमें क्या होता है, एक बंदे के लिए पर्टिकुलरली तो मूव होगी नहीं। वैसे भी वो सिंपल सी बात है, जब वो शिप जब चलती है तो एक पूरा डायग्राम होता है, डायग्राम पूरा वो पहले ही नेविगेट कर लिया जाता है कि कहां से किस रूट से जाना है ना, क्योंकि भारी भरकम ईंधन वगैरह, फ्यूल वगैरह का भी रहता है, तो किसी छोटे शिप से आपको मूव किया जाता है वहां तक मेडिकल? ऐसा करते हैं सर, जैसे जब कोई कंट्री पास में होती है, उनको मेडिकल इमरजेंसी होती है, या तो फिर उस टाइम पे जो कैप्टन होता है कंपनी से बात करके चॉपर मंगा लेता है, हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर आ जाता है, तो वो कैजुअलिटी को लेके जा सकती है। और अगर ज्यादा टाइम है
मतलब इतनी कंडीशन खराब नहीं तो बोट स्टेबल है, रुक सकते हैं 2-4 घंटे या 2-4 दिन निकाल सकते हैं, है ना। तो उस टाइम पर बोट मंगा लेते हैं। ओके। और वो बोट आ जाती है, छोटी बोट जैसे टग बोट, पायलट बोट होती है काफी टाइप की, तो वो बोट उनको लेके फिर वो बोट पे फिर हॉस्पिटल में एडमिट करा सकते हैं। मतलब जो लोग जुड़े हैं मर्चेंट नेवी से, उनके एक एक बंदे का पर्टिकुलर ख्याल रखा जाता है कि इमरजेंसी केस में ऐसा नहीं है कि आप किसी और कैटेगरी के हैं या लोअर कैटेगरी में तो आपको वो मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलेगी, मतलब फैसिलिटीज है। फैसिलिटी सर जैसे वो ऐसा है कि जैसे जिस हिसाब की कंपनी में जॉब कर रहे हैं कंडीशन, वैसी फैसिलिटी। अब लो क्वालिटी की है तो सर उसमें तो कुछ कह नहीं सकते। ओके। अब बड़ी कंपनी है जैसे स्कॉर्पियो, मस्क होगी, एंग्लो वेस्टर्न होगी, एवरग्रीन होगी, सिनर्जी होगी, तो इन कंपनियों में फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। तो कोई सस्ती कंपनी भी है जिस तरह से आपकी बातचीत से लग रहा है कि कहीं ऐसी भी है कि काम चलाओ ही चला रहे हैं, बस रूल फॉलो कर रहे हैं और आप चले जा रहे हैं। हाँ सर, ऐसी दुबई की भी काफी सारी कंपनी है, टर्की की काफी सारी कंपनी है, जिसमें जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, अच्छे कॉलेज से कोर्स करते हैं तो अच्छी कंपनी प्लेसमेंट करती है। अब जैसे छोटे मोटे कॉलेज से कोर्स कर रहे हैं, जो ये फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है, तो उसके बाद फिर ये जब एजेंट को पैसे देके कंपनी में जाते हैं तो काफी सारी छोटी कंपनियां मिल जाती है उनको, जिसमें वो जाल में फंस जाते हैं। वैसी फैसिलिटी नहीं होती और पुराने जमाने के थोड़े शिप होते हैं। तो नाम बस हो गया कि मर्चेंट नेवी में जॉब करो, सैलरी देखी और आपने यदि गूगल नहीं किया, आपने यदि पता नहीं किया, तो फिर आप ऐसे भी फंस सकते हैं कि आपको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिली है ना। आप वहाँ पे एक तरह से समुद्र में चल रहे हैं और अचानक से कोई दिक्कत होगी और कंपनी ने टाल मटोल वाली बात कर दी। अच्छा, ये बताइए, आपने मेडिकल सुविधाओं की बात कर ली, रहना किस तरीके से होता है पर्टिकुलर? क्या 24 घंटे ड्यूटी करनी होती है, 24 घंटे काम करना होता है, या बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह मैं और आप बातचीत कर रहे हैं, हमें पता है कि रात को सोना है, सुबह हमारा काम करा, तो इस तरीके की भी होती है वहाँ पे चीज़ें? फिर 24 घंटे लगातार बस आपको पता है कि आपकी ये ड्यूटी और आपने ये करना है? ये सर इसमें ऐसा होता है कि डिपेंड करता है सिचुएशन पे। वैसे तो जैसे ही हम घर से निकले, अपने घर से जैसे ही मर्चेंट नेवी शिप पर जा रहे हैं, वहीं से हमारी ड्यूटी चालू हो जाती है जब तक घर पे नहीं आते। ओके। वो ड्यूटी कंटिन्यू रहती है। अच्छा। और शिप पे ऐसा स्ट्रक्चर रहता है कि जैसे ड्यूटी का वैसे तो बेसिकली अगर डेक वर्क चल रहा है तो सुबह मॉर्निंग 8 से। ये डेक वर्क क्या है, क्योंकि लोगों को बताइए, इनको समझ पता नहीं चलेगा, लोग फिर गूगल करने लग जाएंगे लोग। हाँ जी। मर्चेंट नेवी में 3 टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है डेक, और दूसरा होता है इंजन डिपार्टमेंट, ठीक है, और एक तीसरा होता है कैटरिंग, जो ये कुकिंग वगैरह का खाना वगैरह का बेसिकली का। हाँ जी, ठीक और डेक का ये रहता है जो ऊपर जो शिप आपने देखा होगा ना, जो अपर पार्ट जो दिखता है शिप का, जो हाँ जी, हाँ जी। और वो ब्रिज वगैरह जहाँ से नेविगेशन वगैरह करते हैं, जहाँ से कई बार कैप्टन वगैरह हमने वेब सीरीज वगैरह में देखा, बता रहे होते हैं, है ना, कि आगे कोई दिक्कत है, आगे आइसबर्ग वगैरह आ गया। ठीक है, तो ये हो गया डेक डिपार्टमेंट। इंजन डिपार्टमेंट जो शिप जो चलती है, जो उसका इंजन वगैरह संभालना, मैकेनिकल वगैरह करना, मैकेनिकल वगैरह, ये सारा इंजन डिपार्टमेंट के अंदर होता है। और तीसरा कैटरिंग डिपार्टमेंट जो होता है, जो कुक होता है ना, जिसके अंदर मैस होता है पूरा, वो होता है कैटरिंग डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट होता है। और इसमें ड्यूटी का ऐसा रहता है कि सर सुबह 8 से 5 तक डेली वर्क में जो डेक वर्क चल रहा है, जो मतलब जो रेटिंग बैकग्राउंड से हैं, तो इसमें रैंक होती है, जैसे ओएस हो गया, एबी हो गया, बोसन हो गया, इन सबका बोसन हेड होता है, तो वो 8 से 5 नॉर्मल अपना वर्क करते हैं। ठीक है। और जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी वॉच होती है, 4 घंटा ड्यूटी 8 घंटा रेस्ट, 4 घंटा ड्यूटी 8 घंटा रेस्ट। ओके। ये ऐसे फिक्स होता है इसमें, 4 घंटे ड्यूटी करनी, 8 घंटे रेस्ट। और वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। काफी टाइम ऐसा होता है 2-2 दिन तक सोने को नहीं मिलता है। वो नैरो चैनल होता है, तो उसमें मतलब एक जो साइट होती है जो देखने के लिए कहीं शिप टच ना हो, कोई कोलिजन ना हो किसी दूसरी शिप से, तो उसके लिए अलग अलग बंदों की ड्यूटी लगाई जाती है। सारा मैपिंग वगैरह देखने के लिए, कौन कितनी दूर है, कोई तूफान तो नहीं आ रहा है ना, कोई वेव उल्टी तो नहीं आ रही है, या कई बार कोई कंटेनर तो नहीं रास्ते में आ रहा है, या आइसबर्ग वगैरह नहीं आ रहा। अच्छा, रहने का क्या सिस्टम होता है? क्या आप सभी को सेपरेट रूम मिले, क्योंकि रैंकिंग के हिसाब से होता हो वहाँ भी रहने का? सर इसमें ये होता है, रैंकिंग के हिसाब से ही रहने का होता है। स्ट्रक्चर जो होता है, हर बंदे को अपना एक पर्सनल रूम मिलता है। और काफी शिप में ऐसे जो वॉशरूम है वो कॉमन होता है 2 बंदों के बीच में। अच्छा। 2 बंदों का एक वॉशरूम, वरना अभी तो काफी बड़े शिप हो गए हैं सारे, तो सबका पर्सनल अपना कैबिन होता है, कैबिन और वॉशरूम भी अपना अलग होता है। अच्छा। इस हिसाब से होता है। रैंक वाइज थोड़ा मतलब ये लगा लो, अगर ऑफिसर्स में है तो एक 1 BHK टाइप हो जाता है, जैसे एक रूम और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 टाइप्स है ना, कि जिसकी जैसी रैंक है, जिसकी जितना सैलरी, उसके फैसिलिटीज हो गई, और किसी ऑफिसर को कोई असिस्टेंट भी मिल जाता होगा, किसी को नहीं भी मिलता होगा। अच्छा, ये रहने का हो गया। ये बताइए कि लाइफ किस तरीके से होती है? जैसे आप तो काफ़ी लंबे समय से रहे हैं इसमें, सपोज एक टीनेज जाना चाहता है, चूंकि लोगों में एक तो ये कन्फ्यूजन हमने दूर की कि भाई ऐसा नहीं है कि 6 महीने छुट्टी है, बहुत सुकून नहीं है ना, तो लाइफ कितनी, क्योंकि चैलेंजेस तो बहुत सारे रहते होंगे, तो कितना सुकून है कंपैरिजन टू अदर जॉब? कि भाई मर्चेंट नेवी को लेकर ना लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई बहुत फायदे हैं इसमें, तो फायदे हैं, वर्ल्ड टूर करेंगे, शिप में घूमेंगे, तो कितना डिफरेंट रहता है अदर जॉब से ये? सर मैं इसमें आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज में आपको इस वीडियो के हिसाब से दोनों चीज बताना चाहूंगा। ये काफी एक लोगों को पता भी नहीं है इन चीजों के बारे में। पहले मैं आपको डिसएडवांटेज बताऊंगा। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि फैमिली से दूर, दूसरा ये कि सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ,
क्योंकि नेट लिमिटेड होता है। पर आप कह रहे हैं ना बातचीत कर पाते हैं, बातचीत फैमिली से कर सकते हैं। मैं आपको बताया ना, नेट एक लिमिटेड ओके, हाँ आपने बताया था पर डे 1 GB के हिसाब से, और वो स्पीड उसकी सैटेलाइट नेट की काफी ज्यादा होती है। अच्छा, तो वो नॉर्मली इतना मतलब ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर सकते, जल्दी स्पीड होती है। तो मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये नहीं चल पाता है, इतना वक्त ही नहीं मिलता वरना चल पाता है। बहुत लिमिटेड है, कभी कभी चल गया, वरना किसी पोर्ट पे जाके सिम ले ली, मैंने आपको बताया ऐसा ही होता है। अच्छा, तो एक सोशल मीडिया से दूर रहता है, एक अपना फ्रेंड सर्कल वगैरह उन सब चीजों से दूर होते हैं। दूसरा एक काफी बार होता है कि मन भी नहीं लगता है, स्टार्टिंग में जाते हैं 1 महीना मन लग गया, दूसरे महीने फिर वही वापस घर की याद, अब पर्टिकुलर एक एरिया में वही बंदे वही चेहरे वही देखना है, और पानी पानी चारों तरफ एक नजर शिप आ रहा पे है। जैसे 24 बंदे होते हैं, तो वही बंदे वही चेहरे, थोड़ा एक बिग बॉस टाइप की लाइफ हो जाती है। काफी बार वो थोड़ा, जैसे कंपनियों में आपने देखा ना पॉलिटिक्स वगैरह चलती है, तो शिप पे भी काफी पॉलिटिक्स होती है लोगों के बीच में। अच्छा, और एडवांटेज इसकी ये है कि एक फ्री में एक वो है वर्ल्ड टूर घूमने को मिल जाता है, हर कंट्री देखने को मिल जाती है, एक्सप्लोरर हो जाता है एक किस्म से मर्चेंट नेवी का बंदा, और सैलरी अच्छी मिलती है और पैसा सेव रहता है इसमें। बस इसमें यही खर्चा होता है कि जो जिस कंट्री हम जा रहे हैं उसके बाद जो वहाँ घूम रहे हैं, कुछ चीजें खरीद रहे हैं, वो हमारा खर्चा, वरना बाकी सारी चीज कंपनी। टैक्सेस वगैरह भी उसके देने होते हैं यदि आप वहां से कुछ परचेज करते हैं और अपनी कंट्री में लेकर आते हैं, तो एज पर नॉर्म जो टैक्सेस लगता है वो तो पे आउट करना ही होता है। वो सर कुछ इनका कस्टम वालों का लिमिटेड चीज है कि इतनी चीज आप ला सकते हो, तो टैक्स ठीक है, जैसे बाकी जगह से जैसे फ्लाइट्स वगैरह से आते हैं जो लिमिटेशन है सर इसमें। ओके, ये बताइए, हमने देखा कि पानी वाली चीज़ों में ना कंट्रोल, जैसे एयरपोर्ट पे भी फ्लाइट्स में भी कंट्रोल नहीं होता, बट फ्लाइट से ज़्यादा लोगों में कहीं ना कहीं डर रहता है, क्योंकि पानी की जगह पे जा रहे हैं। आपने बताया भाई डॉक्टर्स भी दूर हैं, है ना, घर से बातचीत नहीं हो सकती, सेटेलाइट फ़ोन के जरिए जुड़े हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, काइंड ऑफ कभी आइसबर्ग आ गया, कभी तूफान आ गया, कभी कुछ कोई शिप से कोलिजन हो गया। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके जॉब के दौरान कभी बहुत बड़ी टेंशन हुई कि यार अब तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, कैसे निपटेंगे? तो उस वक्त क्या कंडीशन रहती है, क्या एक तरीके से थॉट्स आता है उस वक्त? अभी तो सर ऐसा अभी करंट में तो ऐसा कुछ अभी होता नहीं है, क्योंकि एक डिस्प्ले होता है एक ब्रिज पे, एक्डिस करके बोलते हैं, तो उसमें पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम होने वाली है, यहाँ पे तूफान आता है, तो उस एरिया को हम अवॉइड करके दूसरे एरिया से निकल जाते हैं। अच्छा, तो अभी तो ऐसा होने लग गया है। लेकिन एक ये था, पहले पायरेट्स का बहुत खतरा रहता था, समुद्री लुटेरे आते थे, तो आज भी वो चीजें होती हैं, काफी जगह शिप हाईजैक हो जाती है। अभी मेरे साथ तो हुआ नहीं है खैर ये, लेकिन दूसरी कंपनियों में देखिए, हमारी कंपनी में काफी बार शिप हाईजैक हुए हैं, तो शिप हाईजैक कर लेते हैं। जैसे ये नाइजीरिया आपने सुना होगा, एक सोमालिया सुना होगा, तो यहाँ पे अभी उसके हिसाब से अभी सेफ्टी लेके चलने लगे पहले। ओके, तो पहले ही एक आर्म गार्ड आ जाते हैं। अच्छा, जैसे जहाँ जो एरिया है, पायरेसी है, ठीक है, उससे पहले ही थोड़ी दूर पहले भी आर्म गार्ड्स आ जाते हैं, वो अपना गन वगैरह लेके वो अपनी ड्यूटी करते हैं प्रॉपर। ओके, लेकिन होता है अभी भी, अभी भी होता है, काफी अभी करंट में भी हुआ था सर ये, अभी कुछ दिनों पहले भी एक मस्क का जहाज था, उस पे हो गया था। और आपने कैप्टन फिलिप्स मूवी देखी हाँ, बहुत सारे रील्स भी आते रहते हैं कि लोग कई बार कटीली तारें हमने देखा कि शिप के चारों ओर बांध देते हैं, गन्समैन की तैनाती की जाती है। तो रियल में होता है, मतलब रियल में नहीं? अभी भी मैं काफी बार मैं गया हूँ, सोमालिया गया हूँ मैं, एक बार यहाँ से सैन फ्रांसिस्को से आया था वियतनाम के बाद मैं गया था जॉर्डन। तो जॉर्डन जाते हैं, जो ओमान के बाद में सोमालिया आता है, तो सोमालिया में जिस एरिया से हम गए थे, अभी भी वहां पे ऐसे ही हमने पूरा वो वायर वगैरह लगा के, पूरे आर्म गार्ड वगैरह, सारी विंडो क्लोज वगैरह, एकदम लाइट ऑफ नाइट में, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको पता ना लगे इस एरिया से निकल रहे हैं। वो इतनी बड़ी शिप पे भी मतलब अटैक कर देते हैं, जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं ना, कि मतलब अटैक करके, तो बेसिकली क्या लूटपाट के सामान वगैरह ले जाते हैं, या क्या उनका मतलब मकसद रहता है? ये सर शिप पर डिपेंड करता है। जैसे अगर कंटेनर शिप है, ऑयल टैंकर शिप है, और कंटेनर में कुछ सामान है, या फिर मतलब गैस कैरियर है, गैस कैरियर का तो खैर करते नहीं है वो, ऑयल पे उनका ज्यादा वो रहता है, क्योंकि ऐसे देशों में ना ऑयल की बहुत कमी है। ठीक है, तो शिप पे जब हाईजैक कर लेते हैं तो वो अपने एरिया में ले जाते हैं, शिप पूरी की पूरी शिप। जो कैप्टन वगैरह होते हैं इन सब पे मतलब गन वगैरह लगा के ऐसे डरा वरा के सबको ले जाते हैं। अच्छा, तो ये क्या करते हैं, अपने एरिया में ले जाके वो सामान, पहले ऑयल वगैरह है तो उसमें 1-2 वीक लगते हैं, सारा निकाल लेते हैं, फिर शिप को फिर नहीं छोड़ते, फिर कंपनी से बात करते हैं, फिर नेगोशिएशन करते हैं, वो डिमांड करते हैं काफी करोड़ों की, जैसे 20,000 करोड़ दो, मतलब इंडियन रुपीस में मैं आपको बताऊं कि जब भी आपकी शिप को छोड़ा जाएगा। तो वहां कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती? जैसे सपोज एक कोई शिप को हाईजैक कर लिया किसी पायलट ने, तो वहां किसी कंट्री का या जो बाकी नेवी वाले वो आपको असिस्ट नहीं करते कि वहां से शिप को वहां से रिमूव कराया जाए, या वैसी कंडीशन में हेल्प पहुंचाई जाए? जैसे अमूमन हम देखते हैं कि यदि मेरा कोई फोन चोरी आता है तो पुलिस मदद करती है, तो वहां कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता? नहीं, ऐसा होता है। अभी तो मैं बताया ना, काफी एडवांस हो गई अब। अभी क्या होता है, जो कैप्टन का जो टेबल होता है ऊपर ब्रिज पर, वहां पे एक नीचे बटन होता है, ठीक है, उस बटन को हम प्रेस कर देंगे ना तो वो अलर्ट होता है। नियर बाय जितने भी पोर्ट होंगे ना कंट्री के, उन सबके पास मैसेज आएगा कि शिप हाईजैक हो रहा है। ठीक है, तो उसी टाइम पे चॉपर वगैरह आ जाते हैं, उस कंट्री की नेवी आ जाती है, तो बहुत काफी सेफ्टी होती है, वो बचा लेते हैं अगर कुछ भी ऐसा होता है। और
बाकी तो अभी काफी एडवांस हो गया है सब, तो इसलिए इतना हाईजैक भी बट टेंशन रहती है फिर भी कि हो सकता है ना। सिक्योरिटी फर्स्ट है, Okay. वहां पे हमारा रूल भी है कि लाइफ फर्स्ट, Okay. बाकी चीजें बाद में, अपनी सेफ्टी पहले है। आजकल कंपनियां भी यही चीजें देख रही है कि अपनी सेफ्टी पहले है। अच्छा, तो सिक्योरिटी को लेकर रहता है कहीं ना कहीं माइंड में कि भाई इस रास्ते से गुजर रहा हूँ, ये डेंजर जोन है। जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि नक्सली इलाके में गुजर रहे हैं तो हमें प्रिकॉशंस पहले से लेने होते हैं। तो वैसे ही इसमें है, मतलब एक सेफ्टी को लेकर इशू रहता है कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, ना सिर्फ वेदर कंडीशन बल्कि ह्यूमन बीइंग भी कभी न कभी डिस्टर्ब कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि सपोज किसी ने 4-5 साल इसमें जॉब कर ली, इसके बाद क्या कुछ फ्यूचर रहता है या कहाँ इसी में कंटिन्यू रखना चाहिए इसको? क्योंकि हेल्थ इश्यूज तो है, आप बता रहे कि लंबे टाइम यदि आप पानी में रहते हो तो कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आपके साथ होंगे, अनफिट होंगे तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा, और बीच में सकते हो तो आपको मेडिकल सुविधा मिलेगी, बट एक रिकॉर्ड भी तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता होगा। तो यदि 5 से 6 साल या 10 साल किसी ने कर लिया तो क्या किसी और फील्ड में स्विच कर सकता है, वहां अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसी में कंटिन्यू रखना पड़ता है? सर मोस्टली लोगों का टारगेट यही रहता है कि इसमें जैसे इन्होंने ज्वाइन कर ली शिप, ठीक है, तो फिर ये 5-10 साल करते हैं, ओके, थोड़ी सेविंग्स करके फिर बाद में साइड बिजनेस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वो सारा पैसा सेव हो रहा है, ठीक है, फिर इंडिया आगे अपना साइड बिजनेस कर लिया। मोस्टली लोगों के जैसे साउथ में है, अपने इधर जो नॉर्थ के लोग हैं ना, इनमें तो फ्रॉड में स्कैम में फंसी गई है सब, ठीक है, लेकिन जो साउथ के लोग हैं या फिर मुंबई के लोग हैं, इनको काफी नॉलेज रहती है, तो वो पहले अपना 8-10 साल अर्न करते हैं, फिर अपना साइड बिजनेस खोल लेते हैं। कोई भी किसी 20, 21, 23, 24 साल वाले जो टीनेजर है वो आराम से जा सकते हैं, हाँ आराम से जा सकते 33 से 34 साल तक उसमें जॉब की और फिर वहां से स्विच कर लिया। हैं। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, आपने बताया कि 4-5 साल, बट मान लीजिए किसी को आपने 10 साल तक का स्लॉट बताया, किसी को 3 से 4 साल ही जॉब करनी हो, सपोज 4 साल जॉब करके बाकी किसी को कुछ और करना हो या अपना साइड बिजनेस करना हो, तो 3-4 साल में क्या इतनी वो अर्निंग उससे निकाल लेगा? स्टार्टिंग यदि मैं 0 से स्टार्ट करूं कि 12 पास करता हूं, मैंने इंस्टीट्यूट की फीस भरी, वहां मेरा सिलेक्शन हो गया, मेडिकली फिट हो गया और मैं शिप पे चला गया, तो क्या अगले 3 से 4 साल में इतनी मुझे अपॉर्चुनिटी मैं रैंक के हिसाब से भी ग्रैब कर लूंगा या सैलरी के हिसाब से ग्रैब करूंगा कि 3-4 साल मेरे लिए इनफ रहेंगे यदि कोई स्टार्टिंग से यदि कोई ज्वाइन करना चाहे या जुड़ना चाहे तो? सर इसमें ये होता है स्टार्टिंग से, एक तो अगर एंग्लो वेस्टर्न जैसे कॉलेज से कोर्स करते हैं हम, तो फीस भी 7.5 लाख होती है। अच्छा। और स्टार्टिंग में सैलरी 500 से $750 के करीब होती है। ठीक है, तो उसमें ये इंडियन रुपीज में देखिए 50,000 55,000 रुपए इतनी सैलरी होती है। ठीक है, तो कैडेटशिप में इतनी रहेगी 18 महीने तक। ठीक है, तो फिर उसमें तो मतलब 1.5 साल लगभग, हाँ, 1.5 है ना, 18 महीने आपने जिक्र किया, 1.5 1.5 साल लगभग इतनी सैलरी रहेगी, 1.5 साल इतनी सैलरी। तो अगर वो 3-4 साल करता है तो कम से कम इतने में तो अपनी फीस ही मतलब निकाल पाएगा। हाँ, जो रियल में जो पैसा कमाने का है वो 3-4 साल के बाद है अर्निंग, जो बड़े लेवल पे अर्निंग होती है, जैसे 5 लाख रुपए सैलरी, 6 लाख रुपए सैलरी, तो उस टाइम पे अच्छा रहता है, उस टाइम पे नहीं छोड़नी चाहिए, कम से कम 10 साल तो मिनिमम करनी चाहिए। तो जो सैलरी बढ़ती है वो लगभग 1.5-2 साल बाद ही इंक्रीज होनी शुरू होती होगी? वो रैंक वाइज इंक्रीज होती है सर, जैसे थर्ड ऑफिसर है, मैंने आपको बताया था $2,800, ठीक है, अगर सेकंड ऑफिसर है तो 4,000 to 5,000 के करीब डॉलर सैलरी हो जाती है, ठीक है, अगर चीफ ऑफिसर है तो 8,000 के करीब होती है सैलरी, और कैप्टन है तो 12,000 to 14,000 के करीब डॉलर सैलरी होती है इसमें। यानी स्टार्टिंग से जो लोग जुड़ने चाहते हैं उन्हें कम से कम 7-8 साल 10 साल तक देना पड़ेगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ 4 साल या 3 साल काम करके हम निकाल लेते हैं तो वो फिर आप एक तरीके से नुकसान ही कर रहे हैं, क्योंकि जो फीस आपने भरी है वो फीस ही आप रिकवर कर पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि चैलेंजेस की आपने जिक्र कर लिया कि भाई हेल्थ इश्यूज रहते हैं, इसके अलावा भी कोई इश्यूज रहता है कि भाई ठीक है, मान लो जिसको 3-4 साल तक जाना हो तो फीस निकाल पाएगा, अपना माइनस पॉइंट बता दिया कि आपने जो इसमें इन्वेस्ट किया है वही रिकवर कर पाएंगे, इसके अलावा भी कोई रहता है कि 3-4 साल, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी में चीज में तो कई बार क्या होता है चीजें समझ नहीं आती, तो क्या एक 10 साल तक का फेज पूरा करना ही मैंडेटरी है या अदर कंपनीज में भी आप ट्राई कर सकते हैं जहां आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि पोस्ट तो आपकी 1.5 साल बाद ही बढ़ेगी जैसा आपने बताया है? तो ऐसा रहता है कि भी मान लो 3 साल मैंने एक कंपनी में काम कर लिया, दूसरी में चला गया तो वहां से मैं शॉर्टकट तरीका कर लो, या यही प्रोसीजर है कि 10 साल तक मुझे 1 मिनट रुक के धीरे धीरे एक स्टेप आगे बढ़ना होगा? नहीं सर, इसमें क्या होता है ना कि एक कंपनी होती है ITF होती है, तो सबकी सेम ही सैलरी रहती है। ओके, जो बड़े लेवल पे कंपनी है, मैंने नाम बताया, एंग्लो वेस्टर्न, मस्क हो गया, सिनर्जी हो गया, एवरग्रीन हो गया, काफी सारी कंपनी है, ठीक है, तो इसमें सैलरी सबकी सेम ही होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि अगर बंदा जॉब कर रहा है तो उसको कम से कम 8-10 साल तो करनी चाहिए। अगर वो 8-10 साल कर रहा है तो कैप्टन बन जाता है इतने साल में, तो उसकी मंथली सैलरी 12 लाख से 14 लाख रुपए करीब सैलरी होती है, तो इतने में तो कोई छोड़ के भी नहीं आता। हाँ, तो लोग क्या करते हैं ना कि अपना 3-4 महीने जॉब की, उसमें कुछ हमने 40-50 लाख रुपए कमाए और यहाँ पे आगे 5-6 महीने रुक जाते हैं और फिर अपना बिजनेस भी संभालते रहते हैं, तो साइड बिजनेस भी करते रहते हैं और वैसे भी करते रहते हैं। इनमें इन लोगों का यही माइंड थॉट सबका यही चलता है इसमें। बट 10 साल तक आपको वो स्ट्रगल वाला फेज निकालना पड़ेगा, है ना? रहने के हिसाब से भी आपने बता दिया कि
कैटेगरी के हिसाब से आपको स्पेस मिलेगा। यदि आपकी बढ़िया कैटेगरी, यदि कैप्टन है तो जैसे आपकी सैलरी है वैसे आपको अकोमोडेशन मिलेगा। इसके अलावा आपने जिक्र किया कि भाई इंस्टीट्यूट जो है वो, अब ये बताइए, आपने 3 इंस्टीट्यूट का जिक्र किया, हो सकता है इसके अलावा भी इंडिया में और होंगे, तो कोई कैंडिडेट ये कैसे फाइनलाइज करे कि ये इंस्टीट्यूट मेरे लिए बेस्ट है? क्योंकि इंटरनेट पर यदि मैं सर्च करूँ तो दिल्ली एनसीआर की, क्योंकि मैं दिल्ली में इस टाइम हम बैठे हैं, तो उसे दिल्ली एनसीआर के दिखाएंगे तो वो तो वहां जाकर फंस जाएगा। तो क्राइटेरिया कैसे चूज करेगी, नहीं यही इंस्टीट्यूट बेस्ट है, या जो आपने बताया जिन इंस्टीट्यूट का नाम, मैं चाहूंगा दर्शकों को एक बार दोबारा बता दीजिए ताकि वो कंफ्यूजन ना हो और वो कहीं इधर उधर ना भटके। मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको जीपी रेटिंग कोर्स करना है और आपके पास 11th में और 12th में नॉन मेडिकल नहीं है, तो आप जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हैं 10th के बाद। कि आप भी इस तरह के किसी इंस्टीट्यूट के चक्कर में मतलब पढ़ने वाले थे, या आपको पता लगा था आप गए थे, ऐसा कुछ हुआ था क्या आपके साथ भी? नहीं, मैं सर वो होता है ना कि एक यंग एज में आके एक बच्चा जॉब का प्रेशर आ जाता है फैमिली की साइड से, और मतलब ये होता है कि करियर बनाना है। ठीक है। तो मैं भी ऐसे पोस्टर लगे लगे काफी जगह देख के मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूं, तो मैं उस चीज में फंसने वाला था। अच्छा। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छे इंसान मिले, एक मेरे रिलेटिव में ही है, वो नॉन में ही है, मतलब चीफ इंजीनियर है। ठीक है। उन्होंने मुझे गाइड किया मर्चेंट नेवी के बारे में, तो वो चीज मैंने फिर फॉलो की, आगे का प्रोसेस किया, तो मैं इस मुकाम पर मतलब जॉब लगी। बच गए कहीं ना कहीं ठगों के हाथ से, है ना? और मैं भी इन सबको यही बताना चाहूंगा कि स्कैम से बचो। हमारा मेन मोटिव इस वीडियो में यही था कि आप स्कैम से बचो। बिल्कुल, और स्कैम से तो बचो ही बचो, साथ ही जो कई तरह की कंफ्यूजन होती है कि भाई 6 महीने जॉब करनी है, 6 बाकी आप आराम से, ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या क्या कठिनाइयां हैं, क्या क्या चुनौतियां, वो इस वीडियो में हमने बातचीत करने की कोशिश की। साथ ही यदि आपका कोई और सवाल हो जो आप दीपक जी से पर्सनली पूछना चाहते हो, तो 2 तरीके हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिए, हम दीपक जी से पूछकर आपको टीम रिप्लाई कर देगी। या आपको लगता है कि दीपक जी से डायरेक्ट पूछना है, तो ये इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है, इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर आप इनसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी दीपक जी आप खुद बता दिए दर्शकों। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दीपक धनखड़ 03। ठीक है, इनकी फोटो भी लगी होगी उसके ऊपर, अलग अलग ड्रेसेस में लगी है, बहुत सारे प्यारे प्यारे रील्स बनाते हैं, तो जाइए उनको देखिए और अच्छा लगे तो उन्हें फॉलो भी कर लीजिए। साथ ही आपके कोई यदि और सवाल हो तो हमसे पूछकर आप अपने सवाल हमें बता सकते हैं, हम कमेंट करके बता देंगे, आपको रिप्लाई कर देंगे। लेकिन दीपक यदि बिजी होंगे तो फिर शायद जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन यदि छुट्टी पे होंगे, कोई जनता चौपाल से आए तो प्लीज बता देना उन्हें, है ना? मैं अभी 5-6 महीने छुट्टी पे हूँ मैं। अच्छा, बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, 5-6 महीने का वक्त है, कोई और सवाल हो आप इनसे पूछ सकते हैं। और दीपक जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद। वीडियो हालांकि लंबी हो गई होगी, लेकिन बातचीत की तमाम मुद्दे हमने इसमें जिक्र करने की कोशिश की। कुछ और सवाल रहेंगे तो आप कमेंट करके बताइए। और जनता चौपाल में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही इन तमाम दर्शकों का शुक्रिया जो हमें देख रहे हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीपक जी आप भी कुछ कह दें हमारे दर्शकों से। मैं इस वीडियो में यही कहना चाहूंगा, मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आजकल जो स्कैम से आपने बचाने के लिए आपने ये चीज सर्च की और आपने मेरे से पूछा। बिल्कुल, मैं आपको थैंक यू सो मच बोलता हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि आप भी एक बच्चों का फ्यूचर अच्छा ब्राइट चाहते हैं। बिल्कुल दीपक जी, हम सबकी कोशिश यही है कि जो हमारे दर्शक हैं वो आजकल बहुत तरीके के स्कैम हो रहे हैं, लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं, धनखड़ जी ने जिक्र किया, वो पैसे आपके बर्बाद ना हो, आप सही ट्रैक पर रहें, यही हमारा मकसद था, यही हमारी टीम का मकसद था।